फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का जो हम लोगों ने विषय रखा है वो विषय असल में शुरू हुआ है तुलसीदास और कबीरदास को लेकर, जो पिछले दिनों फेसबुक पर जो एक हंगामा खड़ा किया गया, और वो कई बार आया है हंगामा बीच बीच में। तो हमने सोचा कि इस सिलसिले को थोड़ा सा तरीके से लिया जाए और इस हंगामे को भी एड्रेस किया जाए। और इस सिलसिले को लेने के लिए ही, हाथ में उठाने के लिए ही हमने ये सीरीज तय की कि साहित्य कैसे पढ़ें। साहित्य कैसे पढ़ें, ये हिंदी में नाम मैंने दिया है वैसे, लेकिन इस पर अंग्रेजी में बहुत अपने तरीके से लिखा गया है, इसी शीर्षक से लिखा गया है। कई बड़े आलोचकों ने लिखा है इस पर। तो लेकिन बात हिंदी की है, हिंदी की दुनिया की है, और हिंदी की दुनिया से जुड़े हुए जो बहुत सारे विवाद हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे जो विवाद हैं, वे इस साहित्य कैसे पढ़ें सीरीज के तहत। क्योंकि मेरे पास तो कोई एमए के विद्यार्थी है नहीं। मेरा दुर्भाग्य ये रहा है कि मैंने 27 साल तक सिर्फ एमए के विद्यार्थी पढ़ाए। मुझे विद्यार्थी एमए और एमफिल या पीएचडी के पढ़ाने के मिले, इसके नीचे मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कभी कॉलेज में न पढ़ने गया न पढ़ाने गया। मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ता था, और क्लास 6 से, यानी प्रथमा 8th की जो परीक्षा थी प्रथमा की, उससे लेके और जवाहरलाल नेहरू में हमेशा पूरी लाइफ, प्राइमरी एजुकेशन के बाद में मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा। ये एक सुख मुझे जरूर मिला। सवाल यह कि साहित्य कैसे पढ़ें। साहित्य पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आप गैस पेपर खरीद लाते हैं या की नोट्स बना लेते हैं, वो क्लास के विद्यार्थियों के कंजम्पशन के लिए, उनको प्रश्नोत्तर लिखाने के लिए हो सकता है कि वो एक जरूरी काम हो, लेकिन उससे साहित्य की समझ नहीं बनती। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो साहित्य की समझ बनाने में हमारी मदद करेगा। और प्रसंग मैंने जानबूझ के भक्ति आंदोलन और उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर रखा है, तो इसमें सिलसिला, ये तुलसी भी इसमें आएंगे और इसमें कबीर भी आएंगे। इसमें वे महिलाएं भी आएंगी जो भक्ति आंदोलन का हिस्सा थीं। साहित्य में सिर्फ वही नहीं है जो हम इच्छित भाव से लिखते रहते हैं। साहित्य में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम लोग नहीं जानते, और हम ही लोग नहीं जानते, ऐसा नहीं है। हजारी साहब द्विवेदी भी नहीं जानते थे। अनेक चीजें ऐसी थी जो बाद में आई। रामचंद्र शुक्ल जो साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा, वो भी बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे जो बाद में आई। नामवर सिंह भी बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं जानते थे जो कि बाद में आई। नामवर सिंह से अच्छा पढ़ा लिखा आलोचक विश्वविद्यालयों में होना मुश्किल है। तो ये एक व्यावहारिक चीज है कि साहित्य कैसे पढ़ें। हमारे एक दोस्त हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने व्यंग किया है, तो मैंने उनको जानबूझ के उस पर मैंने टिप्पणी लिखी है कि टेरी गेटन की इसी शीर्षक से अंग्रेजी में किताब है, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छा जानते हैं। और भी लोगों ने लिखा है इस पर। मूल बात यह कि जब भक्ति आंदोलन के प्रसंग में जब प्रसंग उठते हैं, और खासतौर पर तुलसी और कबीर के संदर्भ में प्रसंग उठते हैं, तो थोड़ा सा ठहर के हम लोग कभी इस बात पर क्यों नहीं सोचते कि कबीर और तुलसी के पहले भी बहुत कुछ भक्ति आंदोलन में घटा है। हम लोग कभी ठंडे दिमाग से ये क्यों नहीं सोचते कि भक्ति आंदोलन उत्तर भारत की देन नहीं है। जैसे सीरियल की कल्चर, जो टेलीविजन में सीरियल चलते हैं, ये सीरियल उत्तर भारत की देन नहीं है। ये सबसे पहले साउथ में आए, सबसे पहले सीरियल तमिल में और तेलुगु में आए, उसके बाद में हिंदी में आए।
उसी तरह भक्ति आंदोलन वो सबसे पहले साउथ में आया, दक्षिण भारत में आया। तो हम दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की तो चर्चा करते ही नहीं, उसकी बात ही नहीं करते, उसका एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मेरे लिए चिंता की बात यह है कि क्या भक्ति आंदोलन को दक्षिण के भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन किए बिना आप क्या उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो हमारी जो आलोचना है, जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, यहां तक के नामवर जी ने लिखी है, और लोगों ने भी लिखा है, एकमात्र कालांतर में जिसका के जिक्र रामविलास जी के यहां है, वो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की चर्चा अपनी रचनाओं में जरूर करते हैं। जो उनके अंतिम दौर की रचना है उनमें वो चर्चा मिलती है। बाकी तो जनरली हमारे यहाँ का जो भक्ति आंदोलन का पूरा डिस्कोर्स है, पूरी की पूरी आलोचना है, वो दक्षिण के भक्ति आंदोलन की समस्याओं को, दक्षिण के भक्ति आंदोलन के कवियों को, उनके लेखन को, उनकी किताब हम पाठ्यक्रम में पढ़ाते तक नहीं है। हिंदी में गिनती के लोग होंगे, जो आलोचक होंगे, जिन्होंने कि कभी भक्ति आंदोलन के जो आलवार संत थे उनकी रचनाएं पढ़ी और देखी होंगी। मैं नहीं जानता कि अगर देखी होती और लिखी होती तो उस पर चर्चा भी होती, लेकिन आपने तो कभी देखा नहीं। मैं सिर्फ नमूने के तौर पर दिखा रहा हूं। उनकी सारी रचना मेरे पास है, यह दिव्य प्रबंधम के नाम से है, और इसको विश्व भारती ने एक जमाने में, बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है ये, जिसे छापा था। दिलचस्प बात यह है कि ये हिंदी में आने के बावजूद, मूल के साथ में इसमें हिंदी भी है, इसके बावजूद हिंदी के आलोचकों ने इसको अपने विमर्श का हिस्सा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? यह कौन सा ऐसा मेंटल ब्लॉक है जिसकी वजह से दक्षिण का जो भक्ति आंदोलन है वो आपके डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनता? कोई तो चीज है, वो कौन सी चीज है? या फिर यह भी कह सकते हैं कि क्या भक्ति आंदोलन के बारे में कोई इकहरा या एकायामी कोई परिप्रेक्ष्य बनाया जा सकता है, जैसा कि हम बनाए रखते हैं अपने आप? नहीं नहीं नहीं, ये मोमिन जोहराबुद्दीन साहब, ये सारी रचनाएं 4 भागों में नहीं है, 4 भागों में नहीं है। उसके कुल मिला के 8 या 9 भाग हैं, वो हैं मेरे पास में। मैं जो दूसरी चीज जो मैं फोकस के तौर पर लाना चाहता हूं, जिस पर कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दें, हम लोग चाहते हैं कि साहित्य के बारे में गंभीर विषय उठे, गंभीरता से विचार किया जाए। ये जो छिछोरापन है साहित्य का, साहित्य कैसे पढ़ें, ये बेहद जरूरी है। साहित्य को पढ़ने का एक हुनर, जैसे सभ्य पाठक होते हैं उस तरह असभ्य पाठक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि पाठक सब सभ्य होते हैं, साहित्यकार सब सभ्य होते हैं, आलोचक सब सभ्य होते हैं। अरे नहीं भाई, आलोचक भी असभ्य होते हैं, पाठक भी असभ्य होते हैं। आप पाठक हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सभ्य पाठक भी हों। साहित्य को पढ़ने की एक जिसे कहें कि चेतना का होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो सबसे जो पहली चीज जिसमें के कायदे से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सोचें, वो ये कि भक्ति आंदोलन जो है वो सारे देश में एक जैसा आंदोलन नहीं रहा और एक जैसे उसके मुद्दे नहीं रहे, और उसका पूरे देश में एक जैसा परिप्रेक्ष्य नहीं रहा। अभी तक की पद्धति क्या है हमारी? अभी तक की पद्धति है कि हम एक ही किसी थ्योरी के जरिए, आलोचना के दृष्टिकोण के जरिए
हम भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन और विश्लेषण करते रहे हैं। भक्ति आंदोलन का किसी एक थ्योरी से मूल्यांकन जब आप करेंगे तो आपके पास में इकहरे निष्कर्ष होंगे। भक्ति आंदोलन में कायस्थ भी है, भक्ति आंदोलन में दलित भी हैं, भक्ति आंदोलन में ब्राह्मण भी हैं, भक्ति आंदोलन में औरतें भी हैं। तो आप एक दृष्टिकोण से कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं उनका? और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कास्ट को माइनस करके साहित्य को देखूंगा। वहां कास्ट है, वहां विभिन्न धर्म हैं और विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर विरोध हैं। हमने ये सोचा ही नहीं है कि विभिन्न धर्मों के अंतर विरोध, यानी हमारी एक मिथ मेकिंग जो चलती रही है वो क्या रही है? भारत में सर्वधर्म समभाव की परंपरा रही है। और यह मिथ मेकिंग हिंदी वालों ने पहले पैदा की। कब से पैदा हुई मैं नहीं जानता उसकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन यह हिंदी में मिथ मेकिंग पैदा की गई कि भारत, और यह मिथ मेकिंग किन्होंने पैदा की? यह मिथ मेकिंग उन्होंने पैदा की जो कि प्रतिक्रियावादी विचारधारा के दृष्टिकोण से इतिहास को देखते रहे हैं। भारत में जो ही भक्ति आंदोलन को आप हाथ लगाएंगे, भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे, तो आपको दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। और दक्षिण भारत जब जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि धर्म में कोई सर्वधर्म समभाव जैसी चीज नहीं थी। जो दक्षिण के जो भक्त कवि थे, उन भक्त कवियों में एक अच्छी संख्या यानी 63 नायनार भक्त कवि थे और 12 जो है वो आलवार भक्त कवि थे, जिनमें एक महिला भी थी। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जिसको कि आप डिस्कस नहीं करना चाहते, और वह जो कि आपने मिथ मेकिंग की हुई है जो फेक है। तो फेक हिस्ट्री अभी ये अचानक नहीं पैदा हो रही, फेक हिस्ट्री बहुत लंबे समय से चल रही है। हिंदी में तो खूब पढ़ाई जाती है फेक हिस्ट्री, और यही वजह है कि दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन हम बच्चों को नहीं पढ़ाते। हिंदी में सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका जब लिखी, और वो शांति निकेतन में जो गैर हिंदी भाषी विद्यार्थी थे उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने जो नोट्स बनाए थे उसके आधार पर वो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी। उस हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने सबसे पहले यह चीज रेखांकित की कि भक्ति आंदोलन पर या हिंदी साहित्य पर विचार करते समय राष्ट्रीय साहित्य या भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक होंगे, भारत का संविधान होगा, भारत में जब साहित्य पर बात होगी तो भारतीय परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। तब उत्तर भारत का हिंदी आंदोलन, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन, क्यों? जब भारत एक राष्ट्र है और भारतीय एक नागरिक हैं, तो भारतीय के ही संदर्भ में और भारतीय साहित्य के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और यह चीज सबसे पहले अंडरलाइन किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ाया जाए, हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं का इतिहास पढ़ाया जाए, तो उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि जो हिंदी की आलोचना लिखी जा रही है, लंबे समय से लिखी जा रही है, उसमें अधिकतर आलोचक जो है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में न लिखते हैं न सोचते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य एक सिरे से गायब होता है, और उसका एक क्लासिक केस है भक्ति आंदोलन, और उसमें दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की अनुपस्थिति सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर। उसमें मार्क्सवादी भी आधुनिक काल में आलोचना का सबसे बड़ा काम प्रगतिशीलों ने किया, तो प्रगतिशीलों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह प्रगतिशीलों में एकमात्र रामविलास शर्मा को छोड़ के किसी ने भी दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को नोटिस नहीं लिया। और उन लोगों ने नोटिस लिया जो शांति निकेतन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने कि ये पूरा आलवार संतों का साहित्य जिसमें 4000 पद्य हैं, ये पूरा का पूरा साहित्य उन्होंने हिंदी को दिया।
लेकिन हमने इस पर लिखा नहीं, हमने कोई आलोचना की किताब नहीं लिखी, निबंध नहीं लिखा, कोई चैप्टर नहीं लिखा, कभी कोई व्याख्यान नहीं दिया। अब तो नामवर से सारे व्याख्यान उपलब्ध हैं, राई राई रत्ती रत्ती उपलब्ध है नामवर सिंह का, जो कि हिंदी के आइकॉन माने जाते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा उपेक्षा की इसकी। हिंदी के और में तमाम प्रगतिशील लोग जो जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, इनकी आलोचना से जुड़े रहे हैं, इनके मुख्य स्तंभ रहे हैं, उनके यहां आपको दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का रेफरेंस नहीं मिलेगा। और तो और छोड़ दीजिए, गजानन माधव मुक्तिबोध के जिस निबंध का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है तुलसीदास को पीटने के लिए, उस गजानन माधव मुक्तिबोध के निबंध में भी दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बारे में सिर्फ 2 लाइन है। मुक्तिबोध भी देखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों देखने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि ये एक जो मिथ मेकिंग जो दिमाग में चल रही है, प्रगतिशीलों से लेकर प्रतिक्रियावादियों तक, कि प्राचीन काल का, मध्यकाल का इतिहास धार्मिक समन्वय का इतिहास रहा है। अगर धार्मिक समन्वय का इतिहास रहा होता तो जैनों और बौद्धों के खिलाफ में दक्षिण भारत के आलवार संतों को संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे कहने से एक बार दक्षिण भारत जाइए। मैं कई बार जा चुका हूं, मैं अब बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है दक्षिण भारत जाता हूं। अलग अलग जगहों पर मैं उन मंदिरों को देखा है मैंने। कोई मंदिर है जिसमें 700 साल पहले बौद्धों के साथ संघर्ष हुआ, कोई मंदिर है ऐसा जहां के जैनियों के साथ संघर्ष हुआ, कोई मंदिर ऐसा जहां हिंदू जो सनातनी थे उनके साथ संघर्ष हुआ। वहां बाकायदा हर मंदिर पर लिखा हुआ है। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन पैदा हुआ, यह भक्ति की कविता सिर्फ लेखक के मन में उपजी कविता नहीं है, बल्कि इसका बाकायदा एक आइडियोलॉजिकल, एक सोशल कल्चरल स्ट्रगल से उपजी कविता है, जिसमें कि उन्होंने बौद्धों के और जैनों के जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण को चुनौती दी। और उस दृष्टिकोण को चुनौती क्यों दी? क्योंकि ये संसार को त्याग करके सन्यास की नई परिभाषा गढ़ रहे थे। भक्ति आंदोलन कवियों को यह पसंद नहीं था। संसार को त्याग के संसार का निर्माण संभव नहीं है। तो जैन और बौद्धों के जो केंद्र हुआ करते थे जो दक्षिण भारत में, उन केंद्रों को ध्वस्त करने में इन आलवार संतों की और नायनार संतों की बहुत बड़ी भूमिका है, और लिंगायतों की बहुत बड़ी भूमिका है, बासव संप्रदाय के लोगों की बड़ी भूमिका है। हम लोग मगन रहते हैं, किसके लिए मगन रहते हैं? राम के लिए मगन है और कृष्ण के लिए मगन हो गए हैं। हमारे यहां साहित्य का कितना सम्मान किया जाता है, यह आप इससे समझ लीजिए कि हमारे यहां का जो न्यायालय है वो साहित्य को बिल्कुल एकदम रद्दी समझता है। हमारे जो जज हैं वो उसे रद्दी समझते हैं। अगर जजों के अंदर सामान्य साहित्य बोध होता और साहित्य के प्रति सम्मान होता तो राम मंदिर का वह जजमेंट नहीं आता जो आया। तो आपके यहां तो जो सबसे पढ़े लिखे लोग, जीनियस लोग माने जाते हैं, सबसे ज्यादा जिनके पास चेतना का खजाना है, वे जब साहित्य का सम्मान नहीं करेंगे तो साधारण नागरिक अगर साहित्य का सम्मान नहीं करता, साहित्यकार का सम्मान नहीं करता, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? जब जस्टिस गोगोई को यह दिखाई नहीं देता और जस्टिस गोगोई के साथ में जो 5 जजों डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पिछले 100 साल के अंदर बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, वे प्रामाणिक लगते हो, तक वकीलों के तर्क प्रामाणिक लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि साहित्य की क्या दशा होगी इस देश में। एक उदाहरण दे रहा हूं खाली, बाद में बात करूंगा डिटेल्स में। अब तो लोगों ने कृष्ण मंदिर का आंदोलन शुरू कर दिया है ना, तो था पहले एजेंडे पे, अब तो शुरू कर दिया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। किसे प्रमाण मानेंगे आप? कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग बताएंगे वहां हुआ था जन्म, या साहित्यकार बताएंगे जो कृतियों में लिखा है वह माना जाएगा?
आलवार संतों में एक लेखक हुए विष्णुचित्त। और विष्णुचित्त ने जो कृष्ण का वर्णन किया है, उसके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं, मैं उसकी बाद में चर्चा करूं। मैं सिर्फ एक सूचना भर पास कर रहा हूं मैं आपको लिए, आप उससे समझ सकते हैं कि मामले कितने गहरे और क्यों दक्षिण भारत के साहित्य आंदोलन को हम डिस्कस नहीं करना चाहते। विष्णुचित्त के लेखक हैं। विष्णुचित्त ने लिखा है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं, गोकुल में हुआ था। अब कर लीजिए बहस। अब कोर्ट किसकी मानेगा? 5वीं 6वीं शताब्दी के लेखक के प्रमाण को मानेगा या किसी एक तर्कशास्त्री वकील के तर्कों को मानेगा? समस्या कहां है? समस्या यह है कि भक्ति आंदोलन को आप डिस्कस क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि भक्ति आंदोलन को डिस्कस करेंगे और खासतौर पर दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को डिस्कस करेंगे तो आपने जो मिथ बनाए हुए हैं, जो झूठा का एक तरह से नैरेटिव आपने बनाया हुआ भक्ति आंदोलन का, वो नैरेटिव एकदम ध्वस्त हो जाएगा। आपको अंदाज ही नहीं लगेगा कि चीजें कहां से आई थी। भक्ति आंदोलन पढ़ें, आलवार संतों के लिखे को पढ़ें, उसे जाने, तब तो आपको पकड़ में आएगी कि आखिर चीजें आई कहां से। मैं कई बार अपनी बातचीत में कह चुका हूं, ये मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूं। हमें विचारों पर बात करते समय यह सोचना होगा कि विचार आखिर आते कहां से हैं, उसका उद्गम कहां से हुआ। सूर सागर में सूर ने जो कृष्ण के बारे में लिखा, वो सिर्फ सूर ने पहले नहीं लिखा था। सूर के पहले उस लेखक ने लिखा जिसका मैंने अभी नाम आपको बताया, विष्णुचित्त। वो विष्णुचित्त ने जो लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसा ही है जैसा कि सूर ने लिखा। कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का गोपियों से प्रेम, कृष्ण का सखाओं से प्रेम, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप ये बता देंगे तब तो सूर सागर और सूर का लेखन जो है वो आपके लिए समस्या मूलक हो जाएगा। आप तो उसके साथ में एक आभामंडल खड़ा कर रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में दाखिल होने का मतलब यह है कि आलोचना ने, साहित्य के इतिहासकारों ने जो भक्ति आंदोलन का अब तक जो ढांचा बनाया है, जो नैरेटिव बनाया, वो नैरेटिव एकदम कोलैप्स कर जाएगा। वो एकदम कोलैप्स कर जाएगा। एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे कायदे से हमें समझना चाहिए, वो ये कि जब भक्ति आंदोलन पर साहित्य का इतिहास लिखा जाते समय भक्ति आंदोलन पर विचार किया गया फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट के बाद, माने 1928-29 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, उनके 10 साल बाद जो है हजारीफा द्विवेदी ने लिखा, उसके बाद और भी लोगों ने लिखा। उसके पहले मिश्र बंधु विनोद के जो कई खंडों में जो संकलन है उसमें वो चीज आई। तो ये वह दौर था जिस समय के साहित्य के आलोचक और साहित्य का विमर्श स्त्री सैद्धांतिकी या दलित सैद्धांतिकी के बारे में नहीं जानते थे। दलित के विषय और स्त्री के विषय उनकी चिंता के केंद्र में नहीं थे। वहां लोग इसके बारे में कोई दृष्टिकोण था ही नहीं। लेकिन आज तो है। तो जब भक्ति आंदोलन पर विचार करेंगे तो आज आपके सामने वह दृष्टिकोण भी है जिसके के प्रणेताओं में रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारीफा द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं, उसमें रामविलास नामवर सिंह हैं, उसमें शिव कुमार मिश्र हैं, ये सब लोग हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी स्त्री के दृष्टिकोण को केंद्र में रख के कभी लिखा ही नहीं। स्त्री की आलोचना को केंद्र में रख के नहीं लिखा। स्त्री के लेखन को भक्ति आंदोलन के दौर में सैकड़ों महिलाओं ने कविताएं लिखी, मेरे अलावा किसी ने नहीं लिखा। मैं तो स्त्री नहीं हूं, संयोग की बात है ये, मैं स्त्री हो भी सकता था।
माता प्रसाद गुप्त ने दलितों को भी ध्यान में रख के लिखा। मैं बाद में उनकी बाद में चर्चा करूंगा किसी एपिसोड में। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं ये कि साहित्य के इतिहास को पढ़ते समय आपकी नजर, आपके दृष्टिकोण के निर्माण में वर्तमान की केंद्रीय भूमिका होती है। जब साहित्य का इतिहास लिखा गया और जब भक्ति आंदोलन का विमर्श तैयार किया गया आधुनिक काल में, तो वह प्रिंट टेक्नोलॉजी का युग था। और अभी जो है वो हम प्रिंट टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से साइबर मीडिया में हम दाखिल हो चुके हैं। हम प्रिंट टेक्नोलॉजी से शिफ्ट करके कंप्यूटर में दाखिल हो चुके हैं। एकदम बुनियादी पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। तो ये एक तरह से अनैतिहासिक होगा कि हम बार बार साहित्य की बात करें और साहित्य की बात करते समय किसी लेखक को दलित विरोधी, किसी लेखक को स्त्री विरोधी, किसी लेखक को ब्राह्मण विरोधी हम ये घोषित करने की कोशिश करें। वो एकदम गलत होगा, वो एकदम गलत होगा। क्योंकि भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करते समय आपके पास में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की दृष्टि का होना बेहद जरूरी है। अंतर विषय जो साहित्य दृष्टि है उसका होना बेहद जरूरी है। हम लोगों ने ये एक आयामी दृष्टि, मार्क्सवादी है तो मार्क्सवादी, आधुनिकतावादी है तो आधुनिकतावादी, संरचनावादी है तो संरचनावादी, स्त्रीवादी है तो फिर सिर्फ स्त्रीवादी। नहीं भाई, ये एक किसी भी सैद्धांतिकी के जरिए आप भक्ति आंदोलन को नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। और एक सैद्धांतिकी के जरिए पढ़ेंगे तो आप एक आयामी निष्कर्ष निकालेंगे। एक और चीज है जो कि इस दौर में नोटिस की गई, वो बहुत ही पीड़ादायक है। वो ये कि जो हिंदी की जो आलोचना है, वो हिंदी की आलोचना एसेंशियली असहिष्णु आलोचना है। उसमें सहिष्णुता एकदम नहीं है। उसमें एकेडमिक, जिसे कहें कि वाद विवाद संवाद करके आगे बढ़ने की उसमें पद्धति ही नहीं है, उसमें दृष्टि ही नहीं है। वो लोग सोचते ही नहीं है कि वाद विवाद संवाद करके भी इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मसलन इस पर विवाद तो होना चाहिए ना कि जैन बौद्ध लोगों के साथ में भक्ति आंदोलन के कवियों का वैचारिक संघर्ष क्यों हुआ। क्योंकि जैन और बौद्धों ने बाकायदा इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि सबसे अच्छा जीवन कौन सा? तपस्वी जीवन, सन्यासी जीवन। और तपस्वी और सन्यासियों के आदर्शों के अनुरूप जनता को आचरण करना चाहिए। लेकिन सन्यासियों के आचरण के अनुरूप जनता जीवन यापन करे, यह एकदम कठिन काम था। यह जनता के लिए संभव नहीं था। और यही वह जगह थी जहां से कि खड़े होके भक्ति आंदोलन के कवियों ने जैनों और बौद्धों के दृष्टिकोण को चुनौती दी। हम बौद्धों की बहुत प्रशंसा करते हैं, आंख बंद करके प्रशंसा करते हैं, लेकिन बौद्धों की जो गलती है, जो कमजोरी है, जिसकी वजह से बौद्धों के प्रति प्रतिवाद पैदा हुआ, और वो ऐसा भयानक प्रतिवाद पैदा हुआ कि उसने राष्ट्रीय प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म को भारत से खदेड़ के बाहर कर दिया। बौद्ध धर्म पहले साउथ से खदेड़ा गया, जैन धर्म साउथ से खदेड़ा गया, और उसके बाद में वो पूरे देश में उनके खिलाफ में एक तरह से भक्ति आंदोलन ने मुहिम चलाई। तो पहला मिथ जो धराशायी होता है वो ये कि भारत में भक्ति आंदोलन के समय कोई धार्मिक सद्भाव और समन्वय की स्थिति नहीं थी, बल्कि बड़ी तीव्र धार्मिक टकराहट थी। और ये टकराहट उनके बीच में थी, ये मुसलमानों के साथ नहीं थी। इस्लाम धर्म से कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ किनसे? बौद्धों और जैनियों से।
सेकंड चीज ये कि भक्ति आंदोलन सिर्फ साहित्य का आंदोलन नहीं था, वो सिर्फ वन डायमेंशनल अगर देखेंगे कि खाली एक जेनर में देखेंगे आप, तो एक डिसिप्लिन में देखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। भक्ति आंदोलन बहुआयामी आंदोलन था। उसने साहित्य को भी प्रभावित किया, उसने संगीत को भी प्रभावित किया, उसने कलाओं को प्रभावित किया, उसने स्थापत्य को प्रभावित किया, उसने नृत्य कला को प्रभावित किया, उसने शिल्प कला को प्रभावित किया और बड़े कला के मानक रहे। भक्ति आंदोलन के ही कारण बड़े बड़े विशाल मंदिर स्थापत्य के प्रतीक के तौर पर, भक्ति आंदोलन के प्रभाव के कारण ही दक्षिण भारत में बड़े विशाल मंदिर सामने आए। काश ऐसे विशाल मंदिर नॉर्थ इंडिया में बन पाते। नॉर्थ इंडिया में तो राजाओं के महल बने, मंदिर छोटे, राजाओं के महल बड़े, और दक्षिण भारत में आप जाइए, राजाओं के महल छोटे और मंदिर बड़े। वहां भगवान की सत्ता और भगवान के मंदिर की सत्ता बहुत विशाल सत्ता थी। उसमें निश्चित तौर पर अनेक चीजें थी। उसमें ब्राह्मणवाद भी था, उसमें ब्राह्मण विरोधी दृष्टिकोण भी था। कहने का मतलब यह है कि भक्ति आंदोलन सिर्फ साहित्य का आंदोलन नहीं था, वह साहित्य, कला, संस्कृति, नृत्य, चित्रकला, स्थापत्य कला, इनका एक बहुआयामी आंदोलन था और उसने अनेक चीजें पैदा की। हम तो एक ही चीज में उलझे रहते हैं, कबीर के कुल तुलसी, कबीर के कुल। अरे भाई, कबीर तुलसी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें विकसित की भक्ति आंदोलन ने, तो आप उसे देखेंगे ही नहीं कभी। आप जाइए साउथ इंडिया, आपको एक एक पुराने मंदिर मिलेंगे, उनका स्थापत्य मिलेगा, देख के आप दंग रह जाएंगे। हमारे यहां तो कबीर है, और ऐसे मंदिर बने जिन मंदिरों ने को आज भी हम देख सकते हैं, अभी भी बरकरार हैं वो। एक और चीज है जो कि कायदे से चिंता की चीज है कि दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय के मानने वाले लोग थे, उस शैव संप्रदाय के मानने वाले लोगों ने सबसे पहले जैन और बौद्धों के धर्म को चुनौती दी। सनातनियों ने या ब्राह्मणवादियों ने चुनौती नहीं दी। शैव संप्रदाय के लोगों ने चुनौती दी और बहुत बड़ी चुनौती दी। ये जो नायनार संत थे, इन नायनार संतों ने बहुत बड़ा काम किया। उससे प्रभावित होकर आलवार संतों ने इस काम को आगे बढ़ाया। तो जब हम भक्ति आंदोलन पर बात करें तो उसमें बात करते समय एक चीज ध्यान रखें कि उसके 3 लेवल हैं, 3 चरण हैं, 3 स्थितियां हैं। उसमें क्या है कि एक पहला चरण है जिसमें कि 6वीं से 12वीं शताब्दी, दूसरा चरण है 13वीं से 16वीं शताब्दी और तीसरा चरण है 16वीं से 18वीं शताब्दी। ये 3 चरणों में यह पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ है। हम तो अभी ये निर्गुण और सगुण में ही अभी उलझे हुए हैं खाली। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था और राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर अगर भक्ति आंदोलन को देखेंगे, ये भक्ति आंदोलन का मतलब ये धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये साहित्य का और संस्कृति का आंदोलन था। धार्मिक फंडामेंटलिज्म इसने पैदा नहीं किया, धर्म की सत्ता को इसने स्थापित नहीं किया, बल्कि इसने स्थापित किया मनुष्य की सत्ता और मनुष्य के मन, उसकी प्रमुखता को स्थापित किया। एक और चीज है जिसमें कायदे से आप लोग सोचें, मुझे तो अंदाज नहीं है कि मैं इस पर कितना अच्छा कह सकता हूं, वो ये कि जितना भी भक्ति आंदोलन का जो बड़ा विकास है, यानी नयनार संतों का, आलवार संतों का, बाद में शंकर का, उसके बाद में रामानुजाचार्य का, ये सारे भक्ति आंदोलन के जितने भी फाउंडर थे, ये सब दक्षिण भारत से आए।
क्यों? दक्षिण भारत से ही ये सब फाउंडर क्यों आए? कोई तो चीज है ऐसी जो कि दक्षिण भारत में विशेष है, जिसकी वजह से ये वहां से ये नए विचार, नई चीजें पैदा हुई, इनका विकास हुआ। तो दक्षिण भारत के प्रति हमारी समझ ज्यादा समृद्ध और विकसित होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते, क्या है, दक्षिण भारत के प्रति हमारा एलिनेशन बढ़ा है पिछले 200 सालों में। हमारा अलगाव वो ज्यादा जागरूक थे, वो लोग साहित्य के स्तर पर भी वो ज्यादा जागरूक थे। तो दक्षिण में इतना कैसे वैभव तैयार हुआ ज्ञान का, ये नए विचारों के परिवर्तन का। और दूसरी बात यह है कि जिससे कि कायदे विचार होना चाहिए कि वो ये साहित्य आंदोलन के तौर पर जब भक्ति आंदोलन को देखेंगे तो फिर उसका जीवन के साथ में, जीवन की पूरी परघटनाओं के साथ में उसका क्या संबंध है। साहित्य में जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं उनका आंदोलन के तौर पर उस भक्ति आंदोलन का क्या संबंध बनता है। तो हमने भक्ति आंदोलन को तो भक्ति की प्रवृत्ति मान लिया है। भक्ति आंदोलन के जो लेखक थे उन्हें भक्त कवि मान लिया, कवि नहीं मानते, भक्त कवि मानते हैं, और भक्त पर ज्यादा जोर है। तो इससे तो मेरा मानना है कि इस पूरे हैंगओवर से तो निकलने की जरूरत है कि ये भक्ति आंदोलन के जो कवि हैं, ये भक्ति आंदोलन के कवि, इनके पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य से निकलने की जरूरत है। ये कवि हैं और ये मध्यकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, और जब इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की तो हमें एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि ये भक्ति आंदोलन जब नॉर्थ इंडिया में आया तो नॉर्थ इंडिया में आने के बाद में ये उतना गतिशील आंदोलन क्यों नहीं बना। सामाजिक परिवर्तन में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका क्यों नहीं विकसित हो पाई। या हम ये कहें कि मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन की जो प्रवृत्ति जो 5वीं 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुई, वह नॉर्थ इंडिया तक आते आते एकदम रूढ़िबद्ध धारणाओं में विकसित कैसे हो गई और रूढ़ियों के पालन में क्यों व्यस्त हो गए। कोई तो चीज है ऐसी जो कि हमें रोकती है। अंत में एक समस्या में रख रहा हूं, सवाल यही रखा था ना कि साहित्य कैसे पढ़ें। तो मैं इसमें बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का पढ़ना अलग अलग होता है। सब लोग एक जैसे नजरिए से, एक जैसे संदर्भ में, एक जैसी अवस्था में नहीं पढ़ते। हर व्यक्ति का संदर्भ, अवस्था अलग अलग है। हमारी जो आलोचना है, साहित्य की आलोचना है, वो पठन की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देती। यानी जो रीडिंग का जो प्रोसेस है, रीडिंग का जो संदर्भ है, उस पर ध्यान नहीं देती। ये लेख नामवर सिंह के यहाँ भी है, ये लेख रामचंद्र शुक्ल के यहाँ भी है, ये लेख रामविलास शर्मा के यहाँ भी है, ये लेख हमारे साइबर दोस्तों के पास भी है, जो कि आए दिन चुटीली बातें जिसे कहें कि लिखते रहते हैं। पठन की प्रक्रिया पढ़ने के लिए कोई भी पाठ एक और कोई भी पाठक, इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है कि सब इसी तरह से पढ़ते हैं। हमारे यहां जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो खाली कंटेंट पर, अंतर वस्तु पर ध्यान देता है, और अंतर वस्तु पर ही ध्यान देकर वो अपनी राय बना लेता है। अब मैं इसकी एक जो जटिलता है उसे मैं थोड़ा सा
संक्षेप में खोल रहा हूं जिससे कि आप सोचें इस पर, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वो ये कि कक्षा में जब आप कबीर को पढ़ाते हैं और ऑडियो कैसेट में जब कबीर को सुनते हैं, या मंदिर में कबीर को सुनते हैं या तुलसी को सुनते हैं, कबीर की जगह तुलसी भी रख सकते हैं आप, या कभी एकांत में, तो क्या उस पाठ की रीडिंग एक जैसी होगी? चाहे वो तुलसी की रामायण हो, चाहे वो कबीर के क्रांतिकारी पद हो। कक्षा में पढ़ाने का संदर्भ, एकांत में पढ़ने का संदर्भ, ऑडियो में सुनने का संदर्भ, बाथरूम में सुनने का संदर्भ और सिनेमा में हीरो हीरोइन के साथ में फिल्माया गया संदर्भ, ये सब संदर्भ उसके पाठ को और उसके मंतव्य को एकदम बदल देते हैं। और यहां तक कि जो श्रोता है या पाठक है उसकी अनुभूति और संवेदनाओं को भी बदल देते हैं। तो पाठ में जो कंटेंट है जिस पर आप इतनी अभी जद्दोजहद करते रहे हैं, वो ढोल गमार शूद्र पर सुनारी क्यों लिखा, उसकी बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। आप जो अंतर वस्तु पर इतनी जद्दोजहद करते रहे हैं, ये जद्दोजहद बेकार है, क्योंकि आप रीडिंग प्रोसेस को नहीं जानते, आप रीडिंग प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहते। आपकी आलोचना ने रीडिंग प्रोसेस को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपने कभी रीडर को केंद्र में रख के लिखा ही नहीं। हिंदी के किसी भी आलोचक ने रीडर को केंद्र में रख के नहीं लिखा। संस्कृत की आलोचना में एक जमाने में भरत ने सबसे पहला आलोचक था। वो भरत ने नाट्य शास्त्र में सहृदय को महत्वपूर्ण माना था रस निष्पत्ति के लिए, और यह रेखांकित किया था कि रस सहृदय के अंदर होता है, रचना में नहीं होता। यहां तो उल्टा हो रहा है मामला। यहां तो रस जो है वो अब कृति में खोज लिया गया और कृति की पंक्ति में खोज लिया गया है। राम कैसे थे? राम को किसी ने देखा नहीं। लेखक के समय से लाखों साल पहले राम का जन्म हुआ था, अगर हुआ था तो। लेखक का युग और राम का युग एक नहीं है। तो प्रामाणिकता के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि तुलसी ने जो लिखा या वाल्मीकि ने जो लिखा, प्रामाणिकता के साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आप गफलत पैदा करेंगे। साहित्य बेसिकली फिक्शन है, वो क्रिएटिव राइटिंग है, वो सर्जना है। हमने क्या किया कि हम साहित्य में यथार्थ और यथार्थ में भी अब जाति, जाति में भी उसका दृष्टिकोण, लिंग, ये सारी चीजें खोजने लगे हैं, और इससे साहित्य का अहित हुआ है। साहित्य की धारणाएं यहां से शुरू नहीं होती कि साहित्य सच है। साहित्य फिक्शन है, वह सृजन है, उसका सच से कम संबंध है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा उसका सच से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई लेखक पंक्तियों में अपनी भावनाएं खोज लेते हैं तो ये कोई लेकिन वो साहित्य है, वो यथार्थ नहीं है। तो हमने रीडिंग की एक ऐसी हैबिट डेवलप की है कि साहित्य में जो कुछ लिखा है वो सच है। साहित्य में लिखा हुआ सच नहीं होता, सच उसके बाहर होता है। साहित्य में जो कुछ लिखा गया है उसकी निष्पत्ति साहित्यिक कृति के बाहर होती है, साहित्य कृति के अंदर नहीं होता। साहित्य
कृति के बाहर होता है, वो सहृदय में होता है। अगर रस कृति के अंदर होता तो फिर तो भरत को नाट्य शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और मामला बहुत सरलता से हल कर लिया जाता। साहित्य में सच हो भी सकता है, साहित्य और ये बहुत खतरनाक चीज है और इससे साहित्य का भला कम नुकसान ज्यादा हुआ है। अंत में फिलहाल के लिए खाली वो ये कि साहित्य कैसे पढ़ें, इसके लिए जरूरी है कि साहित्य का जो स्तर है, साहित्य की चेतना का जो स्तर है, उस स्तर को ऊंचा उठाया जाए। दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि एक तो प्रॉब्लम यह है कि साहित्य के स्तर को जनता की चेतना के स्तर पर लाया जाए, और एक यह है कि जनता की चेतना के स्तर को साहित्य की चेतना के स्तर के ऊपर लाया जाए। यह डिबेट का हिस्सा है। एक साहित्यकार का काम यह नहीं है कि वह साहित्य के स्तर को जनता की चेतना के स्तर पर उतार के ले आए। अगर साहित्य का स्तर जनता की चेतना के स्तर पर उतर आया और उसी में साहित्य लिखा गया तो फिर वो साहित्य नहीं रहेगा। चेतना के स्तर पर जनता की चेतना के स्तर का विकास करे, जनता के अंदर ऐसी चेतना विकसित हो कि वह साहित्य की चेतना को समझ सके। हम डिमांड क्या कर रहे हैं? साहित्य वह होना चाहिए जो पॉपुलर हो, जनता की समझ में आए। इसका मतलब साहित्य को अपना अगर दर्जा हासिल करना है साहित्य का, तो उसे जनता की चेतना के स्तर पर उतरना होगा। साहित्य का काम यह नहीं है। साहित्य का काम कॉमन सेंस की चेतना का निर्माण करना नहीं है। साहित्य की चेतना कॉमन सेंस की चेतना से भिन्न होती है, उससे विकसित होती है। इसलिए साहित्य बोध अर्जित करने के लिए आपको कॉमन सेंस से ऊपर विकसित चेतना पैदा करनी होती है। यही वजह है कि हर एक को साहित्य समझ में नहीं आता। बुद्धि सबके पास है, कॉमन सेंस सबके पास है, लेकिन कॉमन सेंस से साहित्य समझ में नहीं आता। तो साहित्य की रीडिंग के लिए यह जरूरी है कि कॉमन सेंस की चेतना को साहित्य चेतना में रूपांतरित किया जाए, कॉमन सेंस को साहित्य बोध में रूपांतरित किया जाए। और यह काम बिना पठन पाठन के संभव नहीं है, फेसबुक पोस्ट के जरिए संभव नहीं है। साहित्यिक चेतना अर्जित करनी पड़ती है। साहित्यिक चेतना बाय बर्थ नहीं मिलती, साहित्यिक चेतना डिग्री से भी नहीं मिलती। अगर आपने हिंदी से एमए किया है और आपके पास साहित्य चेतना होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साहित्य की चेतना अर्जित करनी पड़ती है और यह अर्जित करने की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्तरों पर चलती है। तो साहित्य को अर्जित करने के लिए आपको कॉमन सेंस के दायरे, सामान्य चेतना के दायरे का अतिक्रमण करके साहित्य की चेतना के दायरे में दाखिल होना होगा। हमने क्या यह काम, हमारे साहित्य के विश्वविद्यालयों ने यह काम किया? हमारे स्थिति यह है कि जिन्होंने साहित्य से बीए किया, एमए किया, जो साहित्य के प्रोफेसर हैं, उनके पास में भी साहित्य की चेतना नहीं है। अगर साहित्य की चेतना रही होती तो साहित्य की आलोचना की आज वह दुर्गति नहीं होती जो आज है। आप इससे अनुमान लगाइए। टेलीविजन से बुक रिव्यूज किए, बुक रिव्यू वो प्योर कमेंट्री है। उन्होंने जो भाषण दिए वह आलोचना नहीं है। हम ये फर्क ही नहीं जानते अभी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उनकी रचनाओं को एडिट करके, संपादित करके, उनके संकलन पर संकलन छापे हैं उन्होंने, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रकाशक ने छापा है उसे, जिसका नाम राजकमल प्रकाशन है। तो हम रेटोरिक में, भाषण में और आलोचना में फर्क करना नहीं जानते अभी। हम उसे भी अब आलोचना मानने लगे हैं, जबकि सारी दुनिया विकसित हो चुकी है, वो जानती है और बता रहे हैं लोग कि भाषण अलग होते हैं,
और आलोचना अलग होती है। तो साहित्य कैसे पढ़ें? जब नामवर सिंह के लिखे पर नामवर सिंह के रहते हुए यह गलती हो सकती है कि उनके भाषण को आलोचना कहने लगे, तो उनकी पहली बार 4 किताबें एक साथ राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित की थी, तो मैंने लिखा था कि यह आलोचना का पराभव है। क्या भाषण को आलोचना कहा जा रहा है? मैं जो आपके बीच में बोल रहा हूं यह आलोचना नहीं है, यह फेसबुक टॉक है, नथिंग एल्स। आलोचना एक अलग किस्म का जेनर है, उसके नियम का पालन मुझे करना होगा अगर आलोचना लिखनी है तो। यह भाषण कला है, यह आलोचना कला नहीं है। मैं आलोचना कला के फार्मूलों का इसमें इस्तेमाल जरूर कर सकता हूं, जो कि मैं कर रहा हूं, लेकिन यह आलोचना नहीं है, यह भाषण कला है। आपने क्या किया? आपने रेटोरिक और आलोचना के फर्क को ही खत्म कर दिया। और यह काम किसने किया? यह काम किया नामवर सिंह ने, अपनी मौजूदगी में अपने हाथों से लोकार्पण करते हुए किया। और यह काम किसने संपन्न कराया? उसमें और भी लोग थे, नामी ग्रामी, जो अभी साहित्य के धुरंधर लोग हैं। तो साहित्य का सामान्य पाठक सीखेगा कैसे? साहित्य के जो आलोचक हैं, जो रिव्यूज लिखते रहते हैं, एक ने भी रिव्यू नहीं लिखा, वो ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि भाषण में और आलोचना में फर्क होता है। कि लोगों की शिक्षा होनी चाहिए, साहित्य कैसे पढ़ें, साहित्य को कैसे तो जहां ये ही अभी मतलब शिक्षितों में स्थिति हो कि वे भाषण को और आलोचना के फर्क को न जानते हो, बुक रिव्यू और आलोचना के फर्क को न जानते। यहां तो लोग बुक रिव्यू लिखते हो, कहते हैं ये आलोचना है। तो जाहिर है कि फिर तो बताना पड़ेगा कि पाठ कैसे पढ़ा जाए, साहित्य कैसे पढ़ा जाए। पुस्तक हमेशा साहित्य की आलोचना नहीं है। आलोचना एक स्वतंत्र जेनर है, आपको उस जेनर के नियम जानने होंगे। साहित्य चेतना एक अलग चीज है और सामान्य चेतना या कॉमन सेंस एक अलग चीज है। साहित्य का एक कॉमन सेंस है और एक साहित्य की चेतना है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कॉमन सेंस के साथ में साहित्य का दृष्टिकोण निर्मित कर रहे हैं और यह चीज बेहद असुविधा खड़ी कर रही है और इसने साहित्य की आलोचना का तर्क के लिए लिखी गई चीजों को ही आलोचना समझने लगे हैं। अब लोग जो सामान्य तौर पर जो व्याख्या है, सामान्य जो गद्य है, उसी को ही आलोचना समझने लगे हैं। अब लोग किसी भी कृति के सार संक्षेप को ही आलोचना समझने लगे हैं। जी नहीं, वो आलोचना नहीं है। तो इसीलिए यह जरूरी था, यह बताना जरूरी था कि साहित्य कैसे पढ़ें, यह चीज समझी जानी चाहिए। हमने अभी ये बात बहस के लिए कायदे से बहुत अजीब सी लगती है कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ प्रोफेसर ये बात क्यों उठा रहा है। क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैं वर्षों से जानता हूं कि जो साहित्य के विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं, और ये सिर्फ मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों में कमोबेश स्थिति यही है कि जो साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं वे भी साहित्य के बुनियादी नियम वो न तो सवाल अपनी है, साहित्य कैसे पढ़ें, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने। भक्ति आंदोलन को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? भक्ति आंदोलन को तभी पढ़ा जा सकता है जब आप दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को खोलेंगे, उसकी परतों को खोलेंगे। भक्ति आंदोलन को तभी पढ़ सकते हैं आप जबकि आप जैनों और नाथों, जैनों और बौद्धों के साहित्य का क्यों विरोध किया भक्ति आंदोलन के कवियों ने, इसकी आप परतों को खोलेंगे। वहां राम और कृष्ण केंद्र में नहीं है,
दिलचस्प है ये। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उन दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के जो केंद्र में जो लोग थे, जिसे हम आलवार कहते हैं, आलवार संत कहते हैं। आलवार का मतलब है मगन। ये भगवत प्रेम में मगन रहने वाले लोग थे। जैसे आजकल हम लोग फेसबुक में मगन रहते हैं, हम लोग फेसबुक संत हो सकते हैं। इन आलवार संतों का जो संकलन है वो, उसमें 4000 पद्य हैं। इन 4 उनकी धारणाओं को लेके ऐसे भी हैं जो कि संतों के भावों और भंगिमाओं को लेके, उनकी भावनाओं को लेके लिखे गए, उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करने वाले पद, जिसमें उनके सामाजिक सरोकार व्यक्त हुए। और इन आलवार संतों के केंद्र में श्री नारायण, नारायण और उनकी लीलाओं का वर्णन है। अब आप नारायण को यहां ले आइएगा तो राम जी क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो राम का मिथ गढ़ा है ना। अब ये बात दूसरी है कि आप ये कहें कि वो राम तो उन्हीं के अवतार थे। ये बात दूसरी है कि आप ये कहें, जैसा कहा गया कि वो कृष्ण भी उन्हीं के अवतार थे। लेकिन आलवार संतों ने तो अपने यहां रचना के केंद्र में नारायण को केंद्र में रखा, राम को केंद्र में नहीं रखा, कृष्ण को केंद्र में नहीं रखा। राम और कृष्ण पर लिखा है उन्होंने, लेकिन मूल रचनाएं जिन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया नारायण है। उनके रूप, गुण, लीला की क्या थी, क्या वे छोड़ गए हमारे लिए, जिसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि पहले आलवार संतों पर थोड़ा सा ढंग से बात की जाए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो भक्ति आंदोलन के जो कवि हैं, जो उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन है, उसने दक्षिण भारत से क्या सीखा, क्या इंपैक्ट है उसके ऊपर। वहां श्रीरंग है, वहां वेंकटाचलम है, वहां वृंदावन बद्री है, वहां रंगनाथ है, वहां वेंकटेश्वर है, वहां मुरलीधर है, वहां नारायण है। वहां कृष्ण की भी जन्मभूमि है। अभ्यास कर लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साहित्य की चेतना क्या न्याय की चेतना की मदद करती है? न्यायाधीशों को साहित्य की चेतना के आधार पर सोचना चाहिए, साहित्यिक कृतियों के आधार पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में जिस तरह से साहित्यिक कृतियों को, साहित्यिक साक्ष्यों को दरकिनार किया गया, वो मेरे लिए एक मैं साहित्य पढ़ाता हूं, मैं साहित्य का शिक्षक हूं, मैं साहित्य की रोजी रोटी खाता हूं, मैं विद्यार्थियों में साहित्य की चेतना पैदा करने की मैंने जिम्मेदारी ली हुई है। लेकिन मेरी जो न्यायपालिका है वो क्या साहित्य की चेतना का सम्मान करती है? हम में से कितने आलोचक हैं जिन्होंने के इस बात को रखा हो और उठाया हो कि राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में साहित्य के साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को माना जाना चाहिए। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा तो मुझे आदत नहीं है, लेकिन संदर्भ बता रहा हूं खाली आपको। बाबर लाया था, उसमें और भी लोगों के लेख थे, मेरा भी लेख था, और मेरी चिंता थी साहित्यिक साक्ष्यों को लेकर। अब बात है कि इतने दिन चलने के बाद भारतीय न्यायालय में साहित्यिक साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं है। मैं अन्य देशों की नहीं जानता। साहित्यिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य
तमाम किस्म की बहुत सारी बाधाओं से और आपको तमाम किस्म के अमंगल के कार्यों से बचाने में मदद करते हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि हमारी अभी न्यायपालिका, हमारे अभी राजनेता, हमारे अभी जो तमाम किस्म के जो रिएक्शनरी इंटेलेक्चुअल्स है वो साहित्यिक साक्ष्यों को नहीं मानते। प्रगतिशील लोग साहित्यिक साक्ष्यों को सम्मान करते हैं। कृष्ण के बारे में जो 5वीं 6वीं शताब्दी के लेखकों ने लिखा है, राम के बारे में जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी के लेखकों ने लिखा है, उनके साक्ष्यों को प्रामाणिक माने, क्योंकि वे लेखक बिना किसी मैनिपुलेशन के लिख रहे हैं। वे उनका कोई राजनीतिक मंतव्य और लक्ष्य नहीं है। तो मेरे लिए साहित्यिक साक्ष्य इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वे साहित्य की आलोचना निर्मित में करने में मदद करते हैं। वे साहित्य के साक्ष्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे पाठक की साहित्य चेतना के निर्माण में मदद करते हैं। वे साहित्यिक साक्ष्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे न्याय की चेतना के निर्माण में भी मददगार साबित हो सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सवाल तो ये उठाना ही पड़ेगा, आखिर साहित्य को कैसे पढ़ें। साहित्य को पढ़ने का मतलब यह है कि मैं सिर्फ डिग्री के लिए साहित्य नहीं पढ़ता। मैंने साहित्य नहीं पढ़ा डिग्री के लिए, मैं नहीं जानता बहुत सारी चीजें। मैं जो नहीं जानता मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने साहित्य पढ़ा है उसे मैं जानता हूं, तो मैं कहता हूं, मैं शेयर करता हूं। साहित्य का मामला ही शेयर करने का मामला है। साहित्य पढ़ने और पढ़ाने का मतलब यह है कि आप साहित्य में साझा, पारदर्शी ढंग से साझा करें। साहित्य में साझा करने का मतलब यह है कि आप अनक्रिटिकली आप बातें न करें, और वे बातें न करें जो कि कॉमन सेंस की बातें हैं। कॉमन सेंस साहित्य सेंस नहीं होता। अगर कॉमन सेंस साहित्य सेंस होता तो फिर हर व्यक्ति साहित्यकार होता, जैसा कि हर फेसबुक लेखक अब लेखक है। तो फिर फ्रॉइड की धारणा सही है कि हर व्यक्ति में एक लेखक होता है और हर व्यक्ति लेखक हो सकता है। फ्रॉइड की यह भी धारणा भी सही है कि हर आदमी पागल होता है। जी नहीं, इस बीमारी से बचने की जरूरत है। साहित्य सेंस या साहित्य बोध और कॉमन सेंस, इन दोनों में फर्क करने की जरूरत है। और यही वह जगह है जहां से कि हमें आगे निकलना होगा। हमें देखना होगा कि भक्ति आंदोलन के दूसरे जो पहलू हैं, जो अलवार संतों ने पैदा किए, नायनार संतों ने पैदा किए, वे पहलू कौन से थे जो वे कैसे हमारे यहां दूसरे रूपों में डिस्कस किए गए। और अंत में मैं बहुत विनम्र जबरदस्त करते हुए उनके साथ में बाकायदा फिजिकल फाइट हुई। ये जो कहावत है ना, जो गीत के तौर पर प्रचलित है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रख। अरे मजहब के नाम पर तो झगड़े हुए हैं। मजहब को जब भी बीच में लाइएगा झगड़े होंगे। आप लाख कहिए समन्वय की बातें, मजहब जब भी बीच में आएगा झगड़े होंगे। बेहतर है मजहब को मजहब की जगह पहुंचाओ, साहित्य को साहित्य की जगह दो, मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दो। लेकिन आप मनुष्य के जीवन में जब मजहब को ले आएंगे और यह कह के लाएंगे कि वह मजहब में झगड़े नहीं होते, तो झगड़े होंगे। आप चाहे जितने बड़े धर्मनिरपेक्ष रहें, चाहे जितनी ताकतवर धर्मनिरपेक्ष सत्ता रहे, झगड़े होंगे। क्योंकि मजहब में धार्मिक समन्वय की क्षमता नहीं है। अगर धार्मिक समन्वय की क्षमता रही होती तो भक्ति आंदोलन के कवियों को करने की, उनके साथ फिजिकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। संघर्ष नहीं होता। ये
ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल संघर्ष नहीं था, बल्कि नीचे जमीन पर भी लड़ाई लड़ी गई। तो भक्ति आंदोलन में दाखिल होने का मतलब यह है मिथ जो पहले से बने हुए हैं उनका भंजन। हम तैयार रहें, हमारे आने वाले दिनों में बहुत सारे मिथ टूटेंगे। आज सिर्फ इतना ही। भक्ति आंदोलन वो सिर्फ भक्ति का आंदोलन नहीं है, वह एक आइडियोलॉजिकल आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन है। उसने बाकायदा उन तमाम धार्मिक मान्यताओं और रूढ़ियों को चुनौती दी है जो धार्मिक मान्यताएं और रूढ़ियां जनता की चेतना और जनता की इच्छा उनका अनादर करती हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहां से नहीं होती भगवान की सत्ता बड़ी है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहां से होती है कि जनता की सत्ता बड़ी है, जनता का मन बड़ा है, भक्त बड़ा है भगवान से। और यही वह जगह जहां से उन्होंने जैनियों और बौद्धों को चुनौती दी और नए किस्म के धर्म की प्रतिष्ठा की। इसलिए भक्ति आंदोलन को पढ़ने के लिए आपके पास में मानवाधिकार का परिप्रेक्ष्य होना बेहद जरूरी है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का होना बेहद जरूरी है। बिना इन दो के आप भक्ति आंदोलन को पढ़ नहीं सकते। और हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो आलोचक हैं, अभी जो लिख रहे हैं आलोचक, वे ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर विचार ही नहीं करते। वो ह्यूमन राइट्स को सोशल इशू मानते हैं। वे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अभी दाखिल ही नहीं हुए, वे अभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में दाखिल ही नहीं हुए। हमारे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को पसंद ही नहीं करते लोग। सो भक्ति आंदोलन को समझने के लिए, साहित्य को समझने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो है मानवाधिकार का परिप्रेक्ष्य और दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इन दो को आप साहित्य के पठन पाठन की पद्धति का हिस्सा बनाएं, आपको साहित्य बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप बेहतर ढंग से रीडिंग कर पाएंगे। सेवा कितनी करेंगे ये तो आप